पिछली क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज हम उसी से कुछ और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे और शायद आज की और एक वीडियो और लगेगी जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लेंगे और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सम मोर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें सबसे पहले लास्ट हमने पढ़ा था एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जो प्योरली बिजनेस ओन करता है और वो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने में और हेल्प करती है। ठीक है, तो एसेट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो एसेट्स को हमने पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, ये है आपके नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तो पहले हम इनको समझेंगे। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, करेंट एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, अब देखिए, जो भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, इसका मतलब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज नॉन करेंट एंड करेंट। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जिनको बिजनेस करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं और वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए, सपोज एक शॉप है आपकी। ठीक है, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आप वो आपके लैंड है, जो शॉप है, ये सब क्या है, आपकी ही प्रॉपर्टी है। और जब आपके पास एक शॉप है, इसी की मदद से तो आप अपने दुकान में सामान ला रहे हो, उस बिल्डिंग में सामान लेके आ रहे हो, शॉप के अंदर सामान लेके आ रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, तो बिल्डिंग को आप नहीं बेच रहे, वो ज़मीन जो आपकी है उसको नहीं बेच रहे हो, उसकी मदद से आप अपना बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के पास रहती है, वो बेचने के लिए नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, बिजनेस करने में हेल्प करती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, तो वो कहलाती है नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, इनको बेचने के लिए नहीं रखा जाता। आपकी ज़मीन है, आपकी बिल्डिंग है, अब आपकी दुकान के अंदर फर्नीचर रखा हुआ है, जो कैबिनेट्स हैं, सारा सामान है ऐसा है जो कि आप उसको बेच नहीं रहे हो, बट उसकी मदद से आप बिजनेस कर रहे हो, वो कहलाएंगे नॉन करेंट एसेट्स। ठीक हो गया, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड। ठीक है, दूसरा है आपका करेंट एसेट। अब देखो, नॉन करेंट का मतलब आपको पता चल गया, वो लॉन्ग टर्म में यूजफुल हैं और वो बेचने के लिए नहीं है। करेंट में हो गए उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो आपको कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टिबल, इन कैश इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपके हो गए स्टॉक, डेटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स जो आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं, या ऐसे एसेट जिनसे आपको एक साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाए, ठीक है, वो कहलाते हैं करेंट एसेट्स। ठीक हो गया, जैसे आपकी दुकान में रखा हुआ सामान, सपोज आपकी कपड़े की दुकान है। ठीक है, कपड़े की दुकान में आपने जो कपड़ा रखा हुआ है जिसको आप बेचोगे, आपने वो क्या करा है, बेचने के लिए रखा हुआ है,
तो वो कपड़ा जो है वो आपका कहलाएगा करंट एसेट। क्यों? क्योंकि ये जल्द से जल्द आपका कैश आपको ला के देगा, ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एसेट्स जो नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसको आपने बेचने के लिए रखा हुआ है या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको कहते हैं करंट एसेट। ठीक हो गया? जैसे आपके दुकान में रखा हुआ सामान, अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपका करंट एसेट हो गया, अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आपकी करंट एसेट हो गई। ठीक हो गया? तो ऐसे एसेट्स जो 1 साल से अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं और वो आपके बिजनेस में, जिससे आप बिजनेस करो उसमें हेल्प करे, तो वो कहलाते हैं करेंट एसेट। अब जो मैंने यहाँ पे स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा लिखा हुआ है, इनके भी हम मीनिंग समझेंगे पहले। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल में स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा नोट कर लो अगर आपको नोट करना है, आगे चल के इसका मीनिंग भी आ रहा है। तो ये दो क्लियर है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। करेंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया। और करेंट एसेट जिसको आप बेचने के लिए नहीं रखा है, नॉन करेंट एसेट को, और वो आपके लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने में हेल्प करे, तो वो कहलाते हैं आपके नॉन करेंट एसेट। ठीक हो गया? अब एक टर्म है आपका टेंजिबल, ठीक है, कैन बी टच्ड, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो कहलाते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे आपकी दुकान में रखा हुआ फर्नीचर, उसको आप छू सकते हो। आपकी बिल्डिंग, आपकी दुकान, इसकी दीवारें आप छू सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी है तो किताबें, कॉपियाँ और ये कैश, ये सब चीज़ें क्या है, आप छू सकते हो। तो ऐसे एसेट्स जिनको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, वो कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, ठीक है। इनको आप छू सकते हो, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। अब ऐसे कौन से एसेट? एसेट जैसे बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे है आपकी गुडविल। गुडविल का क्या मतलब होता है? कोई भी दुकान है, सपोज मार्केट में आपने देखे होंगे लाइन से अगर एक जगह पे कपड़े की दुकानें हैं, तो उनमें से एक दुकान बहुत ज़्यादा चल रही होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, उसकी मे बी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी या वो रेट रीजनेबल देता होगा, वो दुकान बहुत चल रही है, तो उसका नाम है, उस दुकान का नाम है, तो वो कहलाती है उसकी गुडविल। जो भी दुकान का नाम होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा फेमस है और बाकी बिजनेसेस के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब देखो, गुडविल आपको ऐसे कोई देखने वाली चीज़ नहीं है या कुछ फील करने वाली चीज़ नहीं है, पर गुडविल तो है बिजनेस की, उसका नाम है, उसकी वजह से और ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, ज़्यादा कस्टमर्स दुकान में आ रहे हैं। तो ऐसे एसेट्स जो आपके बिजनेस करने में हेल्प तो कर रहे हैं, बट आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसे सेंस नहीं कर सकते हो, वो कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। ठीक है, लायबिलिटीज़ का मीनिंग हमें क्लियर है। जब भी हमें किसी को कुछ पे करने की ऑब्लिगेशन, टेंशन हमारे सर पे रहती है, तो वो कहलाती है लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी भी पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? देखो, इंटरनल लायबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियोस हैं उसमें बताया था कि आपका बिजनेस और आप 2 अलग अलग चीज़ें हो, ठीक है। बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है, वो दोनों क्या है, अलग अलग लोग हैं, एक नहीं है, ठीक है। जब भी हम बिजनेस अकाउंट्स पढ़ेंगे, इन दोनों को हम अलग लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर ये बिजनेस है और ये ए है जिसका ही ये बिजनेस है, इसने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया था, सपोज 500 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया, ये 500 रुपये इसने बिजनेस में लगाए, तो ये कहलाएगी कैपिटल, ये हमने क्लियर पढ़ लिया था, ठीक है।
तो ये जो 500 रुपये ए ने अपने बिजनेस में लगाए, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, टेंशन। बिजनेस ने ये वापस तो करने ही है ए को, ठीक है। इस पैसे से जो भी वो आगे सामान खरीदेगा वो सब चीज़ें अलग हो गई, वो बिजनेस की हो गई। बट ये 500 रुपये क्या बिजनेस ने ए को लौटाने हैं, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। अब ये जो 500 रुपये बी ने बिजनेस ने ए को देने हैं, वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। उसको टेंशन है कि ये पैसे लगे हैं तो वापस तो करने ही है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल क्यों, क्योंकि है तो ये बिजनेस का ही ना, ए का ही तो बिजनेस है, ठीक है, अंदर की बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लायबिलिटी तो है, बिजनेस को ए को वापस तो करना है, टेंशन तो है, बट ये कैसी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, उनके बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो बिजनेस ने बाहर वालों को देना है, ठीक हो गया। जैसे अब जो बिजनेस में लोन लिया, ठीक है, तो ये लोन जो है वो बैंक वालों को पे करना है, ठीक है। तो ये बैंक क्या है, ये बाहर बाहर का इंसान, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये जो बैंक को पे करना है बिजनेस ने, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। जब अपने ही ओनर्स को पे करना हो, अपने ही अंदर की लायबिलिटी हो, वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। और अगर बिजनेस से बाहर किसी का पे करना है, किसी से उधार में सामान लिया है, बैंक से लोन लिया है, ये सब बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर, ओके। अब देखो इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है, तो जो लायबिलिटी है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा पैसा जो एक साल के अंदर अंदर आपको पे करना है, पेबल विद इन 1 ईयर, ठीक है। एक शॉर्ट पीरियड, एक साल हम अनुमानन लेके चलते हैं, ठीक है, कि एक साल के अंदर अंदर जो हमने पे करनी है, दूसरे का पे करना है, वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या कहलाएगी, पेबल आफ्टर 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा का आपके पास टाइम है, जैसे बैंक का लोन होता है, मोस्टली 5-5, 6-6, 10-10 साल का उसका टाइम पीरियड होता है कि आप उसको धीरे धीरे लौटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी, आपने किसी से उधार में सामान उठाया तो वो एक साल तक वेट थोड़ी करेगा, ठीक है, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का टाइम दे दिया, 4 महीने का टाइम दे दिया, 6 महीने का टाइम दे दिया। तो ऐसी लायबिलिटी, ऐसी टेंशन जो एक साल के अंदर अंदर पे कर देनी है, वो कहलाएगी करंट लायबिलिटी। और जो एक साल से ज़्यादा, जैसे बैंक लोन ले लिया, तो वो कहलाएंगे आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए रेवेन्यू क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। जिस भी चीज़ में आप डील करते हो, आपका बिजनेस जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, भले ही वो कोई सामान बेच रहा है या कोई भी सर्विसेज दे रहा है, सपोज सर्विसेज का मतलब है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। अगर गुड्स से मतलब है सामान, ठीक है, सपोज आपकी जनरल स्टोर है तो आप सामान बेच रहे हो, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में आप डील करते हो, उसको बेच के, जब भी आपने वो अपने सामान बेचा, अपनी सर्विसेज दी, उसको बेच करके जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसको अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं रेवेन्यू, ठीक हो गया। आपने 2 किलो चीनी बेची और ये बिस्किट, नमकीन, ऐसा सब कुछ बेचा, तो उससे जो पैसा आया आपके पास, जो आपकी कमाई हुई, ठीक है, उसको अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। अब खर्चा क्या है,
जो भी आप ये सामान बेचते हो, क्या वो सामान फ्री में आ जाता है आपके पास? नहीं, आप भी तो लेकर आओगे। आपने पहले सामान खरीदा, उसके बाद बेचा, ठीक है। अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हो, तो अगर सपोज़ आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपने सारा जो हॉल है वो रेंट पे ले रखा है, वहाँ पे जो चेयर टेबल वो लेके आए हो आप, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये सब कुछ आ रहा है, तो वो सर्विस देने के लिए ही तो वो खर्चा किया है आपने। तो सारे खर्चे जो भी आप सामान बेचने के लिए, अपने सर्विसेज को देने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हो, उसको अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सामान बेचकर जो भी कमाई करी वो हो गई रेवेन्यू, और वो सामान को बेचने में जो आपका पैसा लगा उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया? अब देखो, आपने बेचा लेकिन उससे पहले खर्चा किया, ठीक है। तो उस रेवेन्यू जो भी आपने सपोज 100 रुपये कमाए थे सामान बेच के, लेकिन वो सामान जब आप खरीद के लेके आए वो था आपका 80 रुपये का, ठीक है। पहले आप सामान लेके आए 80 रुपये का, उसको आपने 100 रुपये में बेच दिया, तो ये 20 रुपये क्या है, ये आ गया आपका प्रॉफिट, जो आपकी एक्चुअल कमाई है सारे खर्चे माइनस करने के बाद, ठीक है। जैसे इसको सिंपल उसमें टर्म्स में समझो, कोई जॉब करता है इंसान, ठीक है, तो उसकी सैलरी है सपोज 50,000 उसकी सैलरी आ रही है, तो क्या वो पूरे के पूरे 50,000 अपने ऊपर यूज़ कर लेता है? नहीं। अब उसको घर का किराया देना है, उसको बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, घर में राशन लाना है, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जब सब कुछ, रेंट भी दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, राशन आ गया, जो भी खर्चे थे वो सब करने के बाद अगर उसके हाथ में मात्र 10,000 रुपये बच रहे हैं महीने के एंड में, वो हुआ उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी कमाया उसके ऊपर जो भी खर्च हुआ उसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है, हम केवल ऐसा नहीं होता है कि आज के दिन में मैंने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इतने का सामान बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड पे, ठीक है। एक साल का जो हमारा पीरियड होगा उसमें कि टोटल उस पूरे साल भर में हमने कितना बेचा, कितना खर्चा हुआ, उसको जो माइनस करेंगे तो एक साल, जो एक अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा, ठीक है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन का हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते, पूरे एक साल का करते हैं, ठीक है। वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, ठीक है, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी कमाई कम हो रही है। बहुत सारे बिजनेस लॉस में जा रहे होते हैं, उनका खर्चा तो बहुत लगा, बड़े बड़े, कितनी बार आपने देखा होगा जो मेन रोड होती है शहरों में, उसके पास के जो मेन रोड से लगे हुए शोरूम्स होते हैं उनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कई बार उसमें नए नए बिज़नेस खुलते हैं, नए नए शोरूम्स में अलग अलग, आप देखोगे कि अच्छा ये शोरूम में ये बिज़नेस स्टार्ट हो गया, किसी ने कोई ब्रांड स्टार्ट कर दिया, बट उसके बाद कुछ महीने बाद वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं हो रहा है, इनकम उतनी जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलेंगे लॉस। तो इतना क्लियर है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। लोग प्रॉफिट और गेन में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। प्रॉफिट तो क्या होता है, पूरे साल भर में आपने कितना इनकम जनरेट किया और उसके ऊपर कितना खर्च हुआ, उस इनकम में से उस खर्चे को माइनस कर दो तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब गेन क्या होता है, गेन भी एक तरीके से आपका प्रॉफिट ही होता है, बट इसमें और प्रॉफिट में अंतर क्या है, गेन में जो भी आप ऐसा प्रॉफिट आपको होता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपका रोज़ रोज़ नहीं हो रहा, कभी साल में एक बार हो गया, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब वो कैसे, देखो आपकी दुकान में कोई एक फर्नीचर था, ठीक है, फर्नीचर, पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी उस फर्नीचर की मात्र 500 रुपये की थी, ठीक है। आपने कहा भाई दुकान में फर्नीचर पड़ा है, ख़राब हो रहा है, इसको बेच देते हैं
और क्या कहते हैं इसका यूज़ भी नहीं है, 500 रुपये का है, तो देखते हैं कितने में वो ये बिक जाएगा, ठीक है। तो अब ये 500 रुपये का फर्नीचर आपने सेल कर दी इसकी 800 रुपये में। इसकी वैल्यू तो थी 500 रुपये की, लेकिन आपने बेच दिया इसको 800 रुपये में, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, 800 रुपये में बेच दिया, 500 की वैल्यू थी, 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। ये 300 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो हो गया आपका गेन। अब क्या बिजनेस में ये ऐसा ये फर्नीचर बेचना, ये सामान बेचना क्या आप रोज़ रोज़ कर रहे हो? नहीं, 5-6 साल में एक बार आपने ऐसा कर दिया, आपने कहीं, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे हम गेन का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम transactions incidental to business। ठीक है, इंसिडेंटल क्या हुआ, कभी कभी, आप रोज रेगुलर जो आप बिजनेस कर रहे हो रेगुलर टर्म वेज में नहीं हो रहा है, कभी कभी साल में एक बार हो गया, 2-3 साल में एक बार हो गया, तो ऐसे बेनिफिट को हम बोलते हैं गेन। पर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हम हर साल कैलकुलेट करते हैं, जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं उसमें कितना इनकम आई और कितना खर्चा हुआ उससे माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब एक टर्म है आपका परचेज और सेल। ठीक है, जिस भी चीज़ में आप डील करते हो बिजनेस में, ठीक है, जो भी चीज़ आप बेचते हो, तो वो चीज़ अगर आप खरीद के लेकर आ रहे हो बिजनेस में, वो कहलाती है आपकी परचेज। ठीक है, जैसे अगर आपका क्लॉथ का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, और आप कपड़ा खरीद के लाए बेचने के लिए, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी परचेजेस। ठीक है, और सेल्स कहलाएगा जो आप बेचते हो, जिस चीज़ में आप डील करते हो उसको अगर आप बेच रहे हो तो आपने कहा सेल्स। ठीक है, अब इसमें हम ये वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें करनी होती है आगे को अकाउंटिंग, हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, तो हम हर बार हम ये नहीं बोलेंगे जब भी हमने कोई कपड़ा बेचा तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इतनी ये रेड कलर का कपड़ा बेच दिया, या ये जीन्स बेच दी, या 4 टॉप बेच दिए। ठीक है, हम अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे, हम क्या कहेंगे कि हमने सेल करी, सीधे सीधे एक वर्ड दे दिया सेल। ठीक है, आपकी दुकान में बहुत सारा सामान है, ठीक है, जीन्स है, एक तरफ से टॉप है, एक तरफ से कुर्तियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे साड़ियाँ हैं और कुर्ता पजामा, सारा आपके पास हर अलग अलग टाइप के आपके पास कपड़े हैं। ठीक है, अब अगर आप वो ही कपड़े बार बार लेकर आ रहे हो, आप अलग अलग तरह के टॉप्स लेके आ रहे हो, जीन्स लेके आ रहे हो, टी शर्ट लेके आ रहे हो, तो आप हर बार जब रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं जीन्स लेके आई, मैं टॉप लेके आया, मैं ये लेके आया, आप सीधे सीधे बोलोगे मैंने परचेज करी। एक शब्द यूज़ करोगे हर बार रिकॉर्ड करने के लिए, जब भी जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है उसमें आप डील करते हो, जिस भी चीज़ में आप डील करते हो, जब आप वही चीज़ खरीद कर लेके आते हो तो वो कहलाती है परचेजेस। ठीक है, और वो ही आपने बेचा, आपने 4 जोड़ी कपड़े बेचे, उसमें 4 टी शर्ट्स थी और 4 कुर्तियाँ थी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बिजनेस में जब रिकॉर्ड करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने टॉप बेचे या मैंने जीन्स बेची, आप क्या कहोगे, मैंने सेल्स करी। क्लियर हो गया? तो हमने रिकॉर्ड को इजी करने के लिए, अपने रिकॉर्डिंग के लिए, अकाउंट्स में अगर हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको इजी बनाने के लिए हमने बोला जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप चीज़ लेकर आ रहे हो उसको बोलो परचेज, और अगर आपने उसको बेच दिया तो सीधे सीधे लिख दो सेल, अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो, अगर मैंने यहाँ पे मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, मैंने कपड़ा बेचा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स ₹1000, 1000 का मैंने आज सेल करी। ठीक है, पर अगर मैंने अपनी दुकान से फर्नीचर बेच दिया, कोई पुराना मेरे पास फर्नीचर पड़ा था मैंने वो बेच दिया, तो क्या मैं उसको भी सेल्स लिखूंगी? नहीं, उसको मैं लिखूंगी कि मैंने
फर्नीचर ही बेचा है, फर्नीचर मैंने बेचा 500 रुपये का। ठीक हो गया। तो हम सेल और परचेज कब यूज़ करते हैं? सिर्फ उस चीज़ के सेल और परचेज के लिए जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ आप खरीद के, आप अपनी दुकान के लिए मशीन खरीद के ले आए, ठीक है, तो आपने लिखी कि मैंने मशीन खरीदी। ठीक है, आप अपनी दुकान के लिए इन्वर्टर लेकर आ गए, तो आप लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे कि मैंने इन्वर्टर खरीदा, क्योंकि ये आप रोज रोज नहीं खरीद के लेके आ रहे हो, कभी कभी खरीद के लेके आ रहे हो। लेकिन जब आप कपड़ा खरीद के लाओगे और आपका बिजनेस कपड़े का है, तो आप लिखोगे परचेज। ठीक है, परचेज रिटर्न, और दूसरा है आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उसको अगर हम खरीद के लेके आए तो वो बोलेंगे हम परचेज। अब कभी कभी क्या होता है, जो भी हम सामान लेकर आए वो डिफेक्टेड निकल गया। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारी शॉप है, ठीक है, इसमें हम परचेज करके लेके आए सामान, ठीक है, अंदर लेके आए। अब ये सामान डिफेक्टेड निकल गया, ये हमें पसंद नहीं आया, क्वालिटी वाइज हमें पसंद नहीं आया, तो हमने वापस कर दिया, तो ये हमारी दुकान से बाहर चले गया। ठीक है, तो देखो जब आया था तो इनवर्ड था, जब हमने परचेज किया तो इनवर्ड था, अब जब जा रहा है तो दुकान से बाहर चले गया, बाहर मतलब आउटवर्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, और इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो जब भी सामान दुकान से बाहर आ गया तो वो हो गया रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न, जो हमने अपना सामान जो खरीदा था वो वापस कर दिया। सेम उसी तरीके से सेल्स जब हमने करी थी, हमारी शॉप है, तो ये हमारे पास सामान था, इसको हमने बेचा तो बाहर गया, कस्टमर के पास गया। ठीक है, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने ये सामान जो हमसे खरीदा था वो वापस कर दिया, तो फिर से वो सामान हमारी दुकान में आ गया, तो ये हो गया इनवर्ड। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, दोबारा से हमारी दुकान में आ गया, तो इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न जो कि हमने सामान बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया, इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ड भी लिखा जाता है, और परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, जो हमने सामान खरीदा था वो वापस चले गया। ये क्लियर है? ओके, तो अभी हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे, बस एक वीडियो और आएगी जिसमें कुछ हमारे जो छूट गए हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स वो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप ये आपको जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे करे वो क्लियरली समझ आए होंगे। आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे, तब तक प्लीज़ अगर आपको पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।